नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की सभा चल रही थी। उसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया। राजनाथ सिंह ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना प्रकट की। राजनाथ सिंह यह उनसे जिस समय पूछ रहे थे, उनके सामने कई कैमरे लगे थे, माइक भी नज़दीक था, अर्थात जो बातचीत नारायण राणे राजनाथ सिंह से कर रहे थे वह सब टेलीकास्ट हो रहा था। जहाँ जहाँ लाइव प्रसारण चल रहा था वह लाइव प्रसारण हो रहा था, वरना लोग मोबाइल में कैद कर रहे थे और वो वीडियो ऑडियो सब चल रहा था। यह बताने का तात्पर्य यह नहीं है कि राजनाथ सिंह जी ने फ़ोन कर दिया तो मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। बताने का तात्पर्य या मुद्दा यहाँ उपस्थित करने का तात्पर्य यह है कि नारायण राणे कमज़ोर नहीं हुए हैं। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात होने, एक बंद कमरे में भेंट वार्ता होने के मुद्दे को मराठी मीडिया ने चढ़ा बढ़ाकर दिखाया और एक संदेश देने की कोशिश किया कि राणे को दबाने के लिए देवेंद्र फडणवीस खुद सक्रिय हो गए हैं या देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे जी दोनों मिलकर के नारायण राणे को दबाना चाह रहे हैं और नारायण राणे की छवि खराब हो रही है। यह प्रयास चला, लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन राजनाथ सिंह फोन करके नारायण राणे के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं और उनकी सभा यात्रा जो चल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, उसके संदर्भ में बात करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व सतत नारायण राणे के साथ है। देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, इसका जो कयास लगाया जा रहा है, क्या वह सही कयास है या क्या वह सही अंदाजा है, यह कह पाना मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस नारायण राणे मिलकर के कोई बड़ा गेम कर रहे हों। नारायण राणे अपने मन से यह यात्रा नहीं कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए 7 साल के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी के आदेश पर यह जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जिसको नारायण राणे लेकर के समूचे कोकण में जा रहे हैं। यदि इसमें कोई बाधा उत्पन्न करेगा, खास तौर से पार्टी के अंदर का व्यक्ति, तो उसका पत्ता साफ है, यह निश्चित है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यह जो जोड़ी है यह बर्दाश्त करने वाली जोड़ी नहीं है। पार्टी के अंदर तो कदापि, पार्टी के अंदर किसी भी ऐसी गतिविधि को ये दोनों नहीं बर्दाश्त करते जो आगे भस्मासुर बने। तो ये मान के चलना होगा कि देवेंद्र फडणवीस यदि उद्धव ठाकरे जी के बुलाने पर सह्याद्री विश्राम गृह में मीटिंग के बाद, ओबीसी मीटिंग के बाद अगर मिलने गए थे तो निश्चित है कि वह अपने नेताओं से पूछ गए होंगे, अकेले नहीं जाएंगे। वो खुद प्रदेश के बड़े नेता हैं, वह स्वयं विरोधी पक्ष नेता है विधानसभा के, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से अथवा केंद्रीय नेतृत्व से वो सतत संपर्क में रहते हैं। तो निश्चित है उद्धव ठाकरे से व्यक्तिगत मुलाकात करने से पहले वह केंद्रीय नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल लिए होंगे। अकेले यदि गए होंगे तो अपनी कुंडली खराब कर चुके हैं, ऐसा मान के चला जाए। यदि बिना इजाजत गए होंगे, यदि उनकी चाल नारायण राणे की इस यात्रा को विफल करने के लिए चली गई चाल दिखती है केंद्रीय नेतृत्व को, तो भी देवेंद्र फडणवीस का नुकसान हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस एक चतुर खिलाड़ी हैं, चतुर राजनीतिज्ञ हैं, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। एक बात तो नारायण राणे ने भी मानी है, एक बात तो देवेंद्र फडणवीस ने भी मानी है कि उनका दोनों जन के बीच का कोई भी लुका छिपी नहीं है, दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नारायण राणे को मंत्री पद दिलवाने में देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा हाथ है, यह सच है। लेकिन जिस तरह से इनकी जन आशीर्वाद यात्रा सफल होती दिख रही है, जिस तरह से सफल हुई मान लीजिए, क्योंकि रविवार को समापन है, पूरे 5 दिन, पूरे 6 दिन कह लीजिए, मीडिया का, मराठी मीडिया का पूरा सेंटर नारायण राणे बन गए थे। नारायण राणे ने अपनी ओर खींच लिया था। तो यह इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। छोटी सी गलती करके शिवसेना ने अपना, भले एक बार मीडिया में माइलेज पा लिया, लेकिन अपना नुकसान कर लिया है। एक तरह से नुकसान कर लिया है। दूसरी तरह से सोए हुए शिव सैनिकों को जगाने का अगर उसे फायदा हुआ है, जो भी महाराष्ट्र में कितने शिव सैनिक उनके हैं, कितने % महाराष्ट्र की जनसंख्या के लोग शिव सैनिक हैं, ये तो उद्धव ठाकरे जानते होंगे। लेकिन उसी पैमाने पर भाजपा के भी सोए हुए लोग जाग गए हैं।
तो अगर दोनों का जनाधार बड़ा छोटा होगा तो उसी में अनुपात लगाया जा सकता है कि किसका फायदा किसका नुकसान। शिवसैनिक भी जागे हैं तो भाजपाई भी जागे हैं। राणे के साथ बच्चा बच्चा भाजपा का खड़ा हो गया, ये दिख गया। आज मुद्दा यह है कि नारायण राणे के साथ महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा तो है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी साथ है। पार्टी के सर्वे सर्वा अध्यक्ष जेपी नड्डा तुरंत बात करते हैं जिस दिन नारायण राणे पर एफआईआर होता है। जेपी नड्डा के अलावा गिरफ्तारी के तत्काल बाद बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खबर तो यहां तक है, जैसा कि जठार भाजपा नेता जठार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नारायण राणे के बारे में बातचीत की है। नारायण राणे को सीधा फोन लगा के बात किया है या नड्डा के थ्रू या अमित शाह के थ्रू उन्होंने सूचना लिया है। प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत सारे तंत्र हैं सूचना लेने के, कैसे भी ले सकते हैं। लेकिन निश्चित है अपना मंत्री बनाए हैं, एक नंबर पर शपथ ग्रहण करवाए हैं, तो इसका मतलब है कि वो मोदी के सूची के एक नंबर के व्यक्ति नारायण राणे हैं। तो नारायण राणे का यदि कोई पत्ता साफ करने का प्रयास करेगा तो उसका पत्ता अपने आप साफ हो जाएगा। जो मराठी मीडिया खूब जम के प्रचार किया कि उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी मिल करके जनादेश में मिल रहे आशीर्वाद को या नारायण राणे जिस तरह से निजी हमले कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर पार्टी में राणे बहुत बढ़ जाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस का नुकसान होगा। यदि ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं तो गफलत में हैं, क्योंकि पार्टी बढ़ेगी तो देवेंद्र फडणवीस का नुकसान नहीं, उल्टा उनका फायदा होगा। अभी वो विपक्ष में बैठे हैं। अगर नारायण राणे को जिम्मेदारी दे दी जाए, यदि केंद्रीय आला कमान नारायण राणे को विश्वास में लेकर के उन पर एक कोई जिम्मेदारी सौंप दे तो इस काम को पूरा करने की क्षमता उनके अंदर है, चाहे जो काम हो। फिलहाल तो जो दिख रहा है वो जन आशीर्वाद यात्रा के मार्फत के माध्यम से कह लीजिए बीएमसी समेत जो 11 महानगर पालिकाओं को चुनाव होने जा रहे हैं उस पर कब्जा करने का प्रयास भाजपा नेतृत्व करता दिख रहा है। कैसे कि नारायण राणे को कोकन की जिम्मेदारी क्यों दी गई? बीएमसी माने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे कॉर्पोरेशन, कल्याण कॉर्पोरेशन, ऐसे जो कई कॉर्पोरेशन हैं जो कोकन का ही हिस्सा कहलाते हैं। कोकन और नारायण राणे कोकन के राजा कहलाते हैं, कोकन किंग कहलाते हैं, कोकन के सपूत कहलाते हैं। तो नारायण राणे को कोकन में गिरफ्तार करके शिवसेना ने उन्हें सब संकेत दिया कि तुम अवैध नहीं हो, तुम अजेय नहीं हो, तुम पर जीता जा सकता है। तो नारायण राणे ने बिना रात गवाए जमानत लेकर के उल्टा काउंटर संदेश दिया है कि तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। गिरफ्तारी से पहले जो नारायण राणे का जो जनसमूह दिख रहा था, जनसैलाब दिख रहा था, उससे कई गुना ज्यादा जनसैलाब शनिवार को दिखा, शुक्रवार को दिखा, शुक्रवार शनिवार को दिखा। तो नारायण राणे का नुकसान हुआ है, ऐसा कोई जो अनुमान एक विशिष्ट वर्ग के लोग लगा रहे हैं वो भ्रम में है। सच्चाई और गहरी है। जिस तरह से 6 दिन की यात्रा हुई, अब तक लगातार 4 दिन भाजपा के 4 बड़े बड़े नेताओं का यदि प्रधानमंत्री का फोन आना सही माना जाए तो, क्योंकि नारायण राणे ने स्वीकृति नहीं दी है स्पष्टीकरण में या बताते अपने संवाद में, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में पूछ जाने पर कुछ बोला नहीं है। और वैसे पॉलिसी के हिसाब से भी प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। तो यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चौथा व्यक्ति राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ऐसे 4 धुरंधर लोगों ने 4 दिन में लगातार फोन किया है। शुरू का 2 दिन तो कोई विवादित रहा नहीं है, लास्ट के तीसरे दिन से विवाद शुरू हुआ है। लास्ट के जो 4 दिन हैं, 4 दिन में 4 केंद्रीय नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व का फोन आना, हालचाल पूछना, ये बहुत बड़ी बात है। राणे के लिए घाटे का सौदा नहीं है। राणे अगर कुछ क्षण के लिए पुलिस स्टेशन में बैठ गए हैं तो राणे एक ऐसे खुन्नसी नेता हैं कि जिन जिन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया, जो पुलिस अफसर या पुलिस कर्मचारी, जो अधिकारी, यदि उनको नाम और चेहरा याद होगा तो किस तरह से सकुशल नौकरी करेंगे, इसका प्रबंध नारायण राणे बड़े प्यार से कर सकते हैं। जैसे नासिक के कमिश्नर का मुद्दा है तो नारायण राणे नासिक कमिश्नर को परमवीर सिंह कैसे बना देंगे, इसमें कोई भेदभाव, कोई ऊपर नीचे सोचने की आवश्यकता नहीं, बड़े प्यार से वो परमवीर सिंह बना देंगे। जैसे मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह की हालत हुई है, वो हालत नासिक के मौजूदा कमिश्नर की हो सकती है, क्योंकि कोई दूध का धुला है नहीं। तो जब दूध का धुला नहीं है तो अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा किया है, जो गलत किया है वो सच, जो गलत है वो गलत है। अब बात यह है कि शिवसेना और भाजपा के बीच
जो खाई दिख रही है, क्या ये खाई कभी पटेगी अथवा ये बढ़ती जाएगी? नारायण राणे के इशू को लेकर के जो माहौल बन रहा है वो तो यही बन रहा है कि खाई और बढ़ेगी। एक अब भविष्य में भाजपा शिवसेना एक होगी, दोनों हिंदूवादी दल एक होंगे, ऐसा सोचना भी फिलहाल उचित नहीं लग रहा है। वैसे राजनीति में क्या होगा, कब ऊंट किस करवट बदलेगा, किस करवट बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। असंभव आज की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है ये असंभव था, 1001% संभव नहीं था, कभी नहीं होता। बाला साहब ठाकरे कहते थे अगर शिवसेना को कांग्रेस दोस्ती करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। ऐसे आदरणीय बाला साहब की पार्टी शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन कर सकती है। इतना असंभव, इतना धूर विरोधी, एक राम भक्त, एक दो पार्टियां रामद्रोही, भगवान राम के दुश्मन कहलाती हैं ऐसी पार्टियां, क्योंकि भगवान राम को दुश्मन मानने वाले वोटरों के साथ रहने वाली दोनों पार्टियां कांग्रेस और राष्ट्रवादी अगर उनके साथ सत्ता में आ सकती हैं तो यह इतना संभव हुआ तो जो हिंदूवादी दोनों पार्टियां हैं भाजपा शिवसेना फिर एक नहीं आएंगी ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन जो एक तरह से दूरियां जो बढ़ रही हैं, खाई बड़ी हो रही है, वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी संजय राउत जो भाजपा के कट्टर विरोधी व्यक्ति नेता के रूप में जाने जाते हैं, शिवसेना सांसद हैं, सामना के संपादक हैं, शिवसेना सांसद जो हर कदम पर भाजपा पर ठोर मारने या टांट कसने से पीछे नहीं हटता, हमेशा करता रहा है, वह व्यक्ति भी नारायण राणे के बढ़ते जो जनाधार को देखते हुए, उनको मिल रहे अथाह रिस्पांस को देखते हुए वह व्यक्ति भी एक तरह से राजनीति करना शुरू कर दिया। वो एक दिन पहले कहते हैं कि भाजपा और शिवसेना एक विचारधारा की पार्टी, हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी है। हम आज अलग हुए मतलब कभी अलग एक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एक तरह से उन्होंने राजनीति किया, नारायण राणे पर एक मेंटल गेम करने का प्रयास किया, मेंटल प्रेशर तैयार करने का प्रयास किया कि तुम जो कर रहे हो एक दिन पछताओगे। वैसे उन्होंने नासिक में कह भी दिया, पछताने की बात कर दिया, लेकिन रह करके वो ऐसा जो है बयान का बाण मारते हैं जिससे कि भाजपा में जो कुछ दूरी पट्टी दिखती रहती है वो एकदम से और दूरी बढ़ जाती है, खाई और गहरी जाती है। कई बार तो लगता है कि संजय राउत चाहते ही नहीं कि शिवसेना भाजपा एक हो, क्योंकि उनका क्या अपना निजी एजेंडा है ये तो वो जाने। कभी कभी शरद पवार के प्रवक्ता बन जाते हैं और कभी कभी उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता बन जाते हैं। और आम शिवसैनिक इस बात से परेशान है, जिस तरह से रोड पर पत्थर चले, हिंदूवादी लोग आपस में टकराए, इसको देख करके आम शिवसैनिक खुश है ऐसा नहीं है, आम भाजपाई खुश है ऐसा भी नहीं है, आरएसएस तो कदापि खुश नहीं है। वो बीजेपी हो या शिवसेना, संघ के लिए दोनों समान है, बशर्ते को हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, लेकिन दोनों टकराए इसको लेकर के संघ बताते हैं कि नाराज है। राउत का जो स्वरूप है, जो राउत की भूमिका है, वो एकदम से कहिए कि गठबंधन विरोधी है, युति विरोधी हो गया है। अब वो तिहाड़ी के साथ ही रहना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। इसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर जिस तरह से नासिक चुनाव में, कल्याण चुनाव में कांग्रेस कहती है अकेले लड़ेगी, बीएमसी चुनाव, बंबई म्युनिसिपल चुनाव में कांग्रेस कहती है अकेले लड़ेगी, तो अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो शिवसेना और राष्ट्रवादी भी अकेले अगर हो गए तो निश्चित रूप से चतुर्कोणीय मुकाबला होगा, चतुष्कोणीय मुकाबला में शिवसेना का भारी नुकसान होगा। तो इस तरह से शिवसेना भाजपा गठबंधन ही ऐसा नेचुरल गठबंधन था जो होना चाहिए था, जिसको संजय राउत ने अपनी चाणक्य नीति से, शरद पवार की चाणक्य नीति के चलते करा दिया है। नुकसान हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। और अगर एक बयान पर राणे आरोपी बन सकते हैं, राणे को गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लीजिए उद्धव ठाकरे ने उस समय योगी आदित्यनाथ को चप्पल मारने की बात की थी, वो अनुचित है, गलत तो है ही, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जबकि बयान पर राणे गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी जो है 28 तारीख की बात है, संदीपन भुंगरे कहते हैं कि हम नारायण राणे के हम दोनों बेटों को मारे बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। इसके पहले संतोष ढोले इनकाउंटर की बात करते हैं, संतोष बांगर कोथरा लाद निकालने की बात करते हैं, संजय गायकवाड़ जो है एमएलए होकर घर में घुस के मारने की बात करते हैं। तो इस तरह से वहां से भी हमेशा जो है उल्टा पलटा ही बयान आ रहा है। अगर हर एक पर केस होगा तो सारे लोग जेल में चले जाएंगे। शिवसेना के लोग पत्थर मार रहे हैं, संजय राउत उनका समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत एक बार खुद कह चुके हैं हम सर्टिफाइड गुंड हैं। अरे भाई, आप सत्ता में हो, जब विपक्ष में थे तो सर्टिफाइड गुंड थे। सत्ता में हो, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना आपका कर्तव्य, दायित्व तो आपका है। आज भी सर्टिफाइड गुंड बनकर अगर रहना चाह रहे हो तो फिर मुंह क्या दिखाओगे अन्य प्रांतों में जाकर के।
शिवसेना एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। शिवसेना एक राष्ट्रीय पार्टी अगर नहीं बन पाई तो बननी चाहिए। हिंदूवादी पार्टी है, भाजपा को टक्कर देने की क्षमता शिवसेना रखती है, लेकिन सर्टिफाइड गुंडा बन करके अगर कोई अन्य राज्यों में जाएंगे, जिनको शिवसेना का मूल स्वभाव नहीं मालूम है, वो उनकी निगाह में शिवसेना क्या छवि होगी, क्या वो लोग साथ जुड़ना चाहेंगे? कठिन होगा कोकन के बाहर उनको पनपना। यही नहीं, अब पत्थर मारने वाले जो कल्याण नासिक के दोनों नगर सेवक हैं, पत्थर वहाँ आरोपी हैं, वीडियो दिख रहा है, वो भाग के बंबई आते हैं, संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे खड़े दिखते हैं। अब वो आरोपी हैं, आरोपी कम से कम जब तक गिरफ्तारी या बेल ना हो जाए, साथ लेके वीडियो बने, साथ लेकर के वो कैमरा के सामने, मीडिया के सामने खड़े हों, ये उचित नहीं था। पता नहीं उनकी रणनीति क्या है, हो सकता है रणनीति का हिस्सा हो, ये बताने का प्रयास हो, तोड़ फोड़ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हो सकता है ये राजनीति का हिस्सा हो। लेकिन सत्तारूढ़ दल होने के कारण ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, सरकार शिवसेना की है। क्योंकि और देखिए, अगर ये संदेश जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, सारे वीडियो केंद्र सरकार के पास हैं। अनिल परब का वो धमकाते हुए पुलिस अफसरों को गिरफ्तार करने के लिए राणे के बारे में धमकी दे रहे थे, वह वीडियो पीएमओ के पास गया है। वो वीडियो पूरे सभी उन जगहों पहुंच चुका है जहां से कदम उठाए जाने हैं भविष्य में। ये उचित नहीं था, नहीं करना चाहिए था। अगर नगर सेवक पत्थर मारे थे तो जब तक जमानत नहीं होती तब तक उन्हें छुपा कर रखना चाहिए था। हर राजनीतिक दल अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन मंच पे नहीं ले आते जब तक कि उनको कानूनी कार्रवाई पूरी न हो जाए। लेकिन संजय राउत जी का अपनी योजना हो सकती है, हो सकता संदेश देना हो, नासिक के प्रभारी भी हैं, लेकिन एक सत्तारूढ़ दल होने के नाते जो कर रहे हैं वह उचित है, ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा है, किसी को नहीं लगेगा। निश्चित रूप से उन्हें यह सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन शिवसेना सर्टिफाइड कहते हैं ना, सर्टिफाइड है तो कोई बात नहीं है। फिलहाल नारायण राणे की छवि गिरने के बजाय बढ़ती दिख रही है। रविवार को कोकन में ही उसका समापन समारोह है। उनके साथ उनकी मदद के लिए मुंबई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार खड़े हैं, दूसरी तरफ प्रसाद लाड खड़े हैं, और वो विधान परिषद में विपक्ष नेता उनके साथ लगातार प्रवीण दरेकर हैं। तो ये संदेश जाता है कि पार्टी पूरी तरह से साथ में है नारायण राणे के। नारायण राणे जो कर रहे हैं वो ऊपर से परमिशन लेकर कर रहे हैं, राज्य इकाई भी साथ दे रही है। उद्धव ठाकरे जी का और देवेंद्र फडणवीस जी की जो मुलाकात है, हो सकता है ये भी राजनीति का कोई हिस्सा हो। वैसे उद्धव ठाकरे चतुर खिलाड़ी हैं, वो भी संदेश देना चाहे हो राणे को, समझाने ये संदेश देना हो राणे को कि ज़्यादा हमला मत करो। और ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे राणे पर अधिक हमलावर मत बनो, ये संदेश देना चाहे शिवसैनिकों को। खैर दोनों सहमत का खेल खेल सकते हैं, पता नहीं, स्पष्ट तो कुछ नहीं है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल को शेयर करके राष्ट्रवादी विचार को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।